हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेज़न एकेडमी। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। इसका नाम है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर आपसे बात करता हूं तो ये बहुत ही क्रूशियल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगातार जेई इनसे क्वेश्चन पूछता रहता है और बहुत ही आसान है। स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इसको याद रखना पड़ता है, इसे याद नहीं रखना पड़ता। बहुत आसान है कि आप कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस में ग्राफ दिए होते हैं, उन ग्राफ्स को आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि एक पर्टिकुलर टाइट्रेशन के लिए किस तरह का ग्राफ बन रहा होगा। उनको बनाना भी आसान होता है। तो अब मैं आपको सिखाता हूं कि कितनी आसानी से आप इन ग्राफ्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो और इनके साथ डील कर सकते हो। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का मतलब नाम से पता लग रहा है, यहां पर आप टाइट्रेशन करोगे, एक एसिड के अंदर बेस ऐड करोगे, एक सॉल्ट में दूसरा सॉल्ट ऐड करोगे और टाइम के साथ साथ आप सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को मेजर करोगे और उसको ग्राफ पे प्लॉट करोगे। उन्हीं ग्राफ्स को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो मैं कुछ भी शुरू करूं उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास केटायंस हैं तो देखें, अमंग केटायंस H प्लस एंड अमंग एनायंस, अगर आप एनायंस की बात कर रहे हैं, OH माइनस has the highest mobility. They have the highest mobility and that is due to proton jump mechanism. ठीक है, तो हाईएस्ट मोबिलिटी किसकी वजह से होती है? प्रोटॉन जंप मैकेनिज्म की वजह से होती है। तो आप ध्यान रखें, कैटायंस के अंदर H प्लस और एनायंस के अंदर OH माइनस की जो मोबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और वो ऐसा क्यों होता है मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो आप ध्यान से देखें, अगर आप तो हम बात कर लेते हैं कि H प्लस, देखो आप सभी जानते हो पानी के अंदर H प्लस हाइड्रोनियम आयन H3 प्लस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक H प्लस आयन है, यानी बेसिकली H3O प्लस है। ठीक है, ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एनोड, इसको जाना है कैथोड की तरफ। ठीक है, तो यहां पर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं लाइक दिस, और ये भी एक वाटर मॉलिक्यूल है। तो एनोड से कैथोड के बीच में इतने वाटर मॉलिक्यूल से लेट्स अज्यूम। अब एक रास्ता तो क्या है कि ये जो H3O प्लस है ये चलता हुआ एनोड से कैथोड पर पहुंचे, तो बीच में क्या होगा, इन वाटर मॉलिक्यूल से टकराएगा, भी टकरा के डाइवर्ट होगा, फिर जाएगा, फिर डाइवर्ट होगा, टकराते गिरते पड़ते वो कैथोड तक पहुंच जाएगा। इसका एक और इंटरेस्टिंग तरीका क्या है भाई, देखो ये प्लस है, यहां ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा। तो यहां से हाइड्रोजन जंप करेगा और सीधा ऑक्सीजन के पास पहुंच जाएगा। अब जैसे ही उधर पहुंचेगा तो देखो सिचुएशन में थोड़ा चेंज आ जाएगा, ये बन जाएगा H2O, और अब जो अगला वाटर मॉलिक्यूल था वो पॉजिटिव चार्ज को अक्वायर करके एक हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो चुका होगा, और ये वाटर मॉलिक्यूल एज इट इज बचा हुआ है। बोलो दिख रहा है? अब फिर से यही प्रोसेस होगा, फिर से ये H प्लस क्या होगा, जंप होकर इस वाटर मॉलिक्यूल के पास पहुंच जाए, और जैसे ये यहां पहुंचेगा देखो HOH, ठीक है, HOH, और यहां पर क्या होगा HOH एंड H। इस तरह से आप देखो ये हाइड्रोनियम आयन यहां से निकलकर इस कॉर्नर तक पहुंच चुका होगा, यानी वो अपने जिस इलेक्ट्रोड पर उसको पहुंचना था वह पहुंच गया। अब आप खुद सोचो, एक तो ये इनसे टकराता हुआ यहां पहुंचता और एक ही डायरेक्टली यहां पर जंप करके पहुंच गया, तो कहां पर स्पीड ज्यादा होगी, है ना, यहीं पर ज्यादा होगी ना। तो इसे हम बोलते हैं प्रोटॉन जंप मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन जंप मैकेनिज्म। और एग्जैक्टली इसी मैकेनिज्म से कौन मूव करता है? OH माइनस भी मूव करता है। तो अब वो भी मैं आपको दिखाता हूं कि OH माइनस कैसे मूव करता है। तो इस केस में क्या होगा, लेट्स मान लो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यहां पर आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, लाइक दिस, और इधर एक OH माइनस आयन है। अब इसको नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाना है, तो फिर से क्या होगा, ये इस H को कैप्चर करेगा, जैसे ही इसको H को कैप्चर करेगा जो माइनस है वो दूसरे वाले वाटर मॉलिक्यूल पे आ जाएगा, तो ये OH माइनस बन जाएगा। इधर ये आपका वापस से H2O बन चुका होगा माइनस। फिर से देखो इधर जंप करेगा तो ये क्या बन जाएगा, OH माइनस, ये बन जाएगा आपके पास H2O, और ये भी H2O, और इस तरह से OH। तो अभी ध्यान रखें, जितने भी कैटायंस उनमें H प्लस और जितने भी एनायंस हैं
उनमें OH माइनस सबसे फास्ट मूव करता है। अब कंडक्टिविटी जो है वो सब आयंस की मोबिलिटी पर, नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करता है। अगर सोल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, सोल्यूशन में आयंस की मोबिलिटी बढ़ रही है तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, अगर मोबिलिटी कम हो रही है तो कंडक्टिविटी ऑब्वियसली क्या होगी, कम होगी। ये चीज आपने सीख ली। अब केसेस को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि कैसे कंडक्टिविटी वेरी करती है और कैसे हम आइडिया लगाएंगे कि किस केस में कंडक्टिविटी का चेंज या वेरिएशन कैसा होगा। तो इसके लिए मैं आपके सामने सबसे पहले एक टाइट्रेशन लेकर चल रहा हूं, दैट इज टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये आप ध्यान रखें, ये आपको पढ़ना आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया HCl वर्सेस NaOH। इसका मतलब क्या है कि हम HCl को NaOH के अगेंस्ट टाइट्रेट करते हैं, जिसके अगेंस्ट टाइट्रेट करते हैं उसको ऐड करते हैं। जैसे HCl वर्सेस NaOH लिखा है तो आप NaOH को ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl में ऐड कर रहे होंगे, ठीक है। अब जब आप इसे ऐड कर रहे हो तो आप देखो रिएक्शन क्या होगी। शुरुआत में तो क्या होगा, आपके पास सिर्फ HCl ही प्रेजेंट होगा। तो शुरुआत में अगर मैं आपसे बात करूं, ग्राफ हम यहां पे प्लॉट करेंगे, तो अगर मैं आपसे शुरुआत में बात करूं तो यहां पर तो होगी मोलर कंडक्टिविटी और यहां पर होगा वॉल्यूम ऑफ NaOH एडेड। तो लेट्स से हम बात कर रहे हैं 0 ml पर, आपने NaOH ऐड ही नहीं किया है, तो 0 ml पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ HCl होगा और जितनी भी कंडक्टिविटी होगी वो किसकी वजह से होगी, HCl की वजह से होगी। तो मान लो ये वो पॉइंट है जहां से आपका ग्राफ शुरू होगा। अब आप यहां एनालाइज करो कि क्या होने वाला है। तो जैसे ही आप HCl में NaOH ऐड करोगे, बताओ आपको क्या मिलेगा, NaCl प्लस H2O होगा। तो आप देखो, मान लो आपके पास 5 मोल था इसका, ध्यान से देखना, ठीक है। 5 मोल था तो आपके पास शुरुआत में 5 मोल H प्लस है और 5 मोल ही Cl माइनस है। देखो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। NaCl वाटर में सॉल्युबल होता है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। लेट्स से आपने 1 मोल NaOH यहां पर ऐड किया, तो देखो ये पूरा कंज्यूम हो जाएगा। अब आपके पास 4 मोल तो बचेगा HCl और आपको 1 मोल क्या मिल जाएगा, NaCl। थोड़ा सा अगर आप फोकस करें तो पहले आपके पास 5 मोल H प्लस थे और 5 मोल Cl माइनस थे। अब भी आप देखो 4 मोल Cl माइनस यहां से, 1 मोल यहां से, Cl माइनस अब भी 5 मोल ही है। क्या बदला? हाँ, बदला क्या है, अब आपके पास 4 मोल H प्लस है और 1 मोल Na प्लस है। नहीं, मैं सिंपली बोल सकता हूं कि इन दिस पर्टिकुलर केस 1 मोल H प्लस इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, 1 मोल Na प्लस। बताओ H प्लस Na प्लस में किसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है? हाँ, H प्लस की अभी तो देखा। तो यहां क्या हो रहा है, एक हाई मोबिलिटी वाले आयन को एक लो मोबिलिटी वाला आयन रिप्लेस कर रहा है। बताओ कंडक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी ना। तो अब क्या होगा, यहां से कंडक्टिविटी कम होना शुरू होगी। कब तक? जब तक क्या नहीं आ जाता इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्या होगा, आप देखो इक्विवेलेंस पॉइंट पर सारा HCl खत्म हो चुका होगा। 5 मोल ले लो, मान लो, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, आपके पास सिर्फ NaCl बचेगा। अब उसके बाद अगर आप बात करो आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट, आप इसमें फिर से और NaOH ऐड कर रहे होंगे। तो देखो NaCl तो है ही, आपने NaOH और ऐड कर दिया, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये भी स्ट्रॉन्ग, सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। साथ ही साथ OH माइनस आएगा, हाई मोबिलिटी वाला आयन, कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहां पर क्या होगा, पहले तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। कब तक? जब तक इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आ जाता है। इक्विवेलेंस पॉइंट आने तक कंडक्टिविटी किस किस की वजह से होगी, HCl प्लस NaCl की वजह से। फिर जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया है तो उसके बाद कंडक्टिविटी क्या होगी, वापस से बढ़ना शुरू होगी और अब कंडक्टिविटी किसकी वजह से होगी, NaCl प्लस NaOH की वजह से। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ भी याद नहीं करना, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेरिएशन एक्चुअली कैसे होगा। तो ये हो गई टाइट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। इक्विवेलेंस पॉइंट तक क्या चल रहा है वो आपने देखा, इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्या चलेगा वो आपने देखा ये कि कौन किसको रिप्लेस कर रहा है। देखो यहां पर क्या था ना, सभी इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग थे, तो यहां रिप्लेसमेंट से आपको चेक करना पड़ेगा। और कुछ केसेस होते हैं जहां पर वीक को स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग को वीक भी रिप्लेस कर सकता है। आओ एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं और क्या केस बन सकता है। देखिए सेकंड केस, टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। अभी आपने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस देखा था, चलो इस बार हम चलते हैं वीक एसिड
और उस वीक एसिड में हम स्ट्रॉन्ग बेस लेट से NaOH ऐड कर रहे हैं। फिर से वो कहानी इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले, तो आप देखो इक्विवेलेंस पॉइंट से पहले क्या चल रहा होगा, आपका ये जो CH3COOH है ये NaOH से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके क्या बनाएगा, CH3COONA प्लस H2O। तो देखो इसके 5 मोल्स होंगे, इसका 1 मोल होगा तो ये पूरा चला जाएगा। ये आपके पास 4 मोल बचेगा, कौन, CH3COOH, और उससे बनेगा ये 1 मोल CH3COON। अब आप बस मुझे बता दो, देखो ये वीक एसिड है और ये उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट है, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट, वो स्ट्रांग होता है, समझते हो ना आप इस चीज को। अब यहां आयंस तो हम बाद में देखेंगे, यहां मेनली क्या हो रहा है, यहां पर मेनली ये हो रहा है कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट जो था उसके पहले 5 मोल थे, अब उसके तो बचे 4 मोल और उसके 1 मोल को किसने रिप्लेस कर दिया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने। तो यहां पर क्या हो रहा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट is replaced by strong electrolyte। बताओ कंडक्टिविटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो लैम्डा m इंक्रीज, ऑब्वियसली बढ़नी है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेगा, ज्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेगा तो ऑब्वियसली कंडक्टिविटी भी क्या होगी, ज्यादा। तो अगर हम यहां पर वापस से लैम्डा m और वॉल्यूम ऑफ NaOH के बीच में ग्राफ बनाएं, जब NaOH 0 ml है तो क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ग्राफ कुछ यहां से कहीं से शुरू होगा। अब आप देख रहे हो वीक इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग रिप्लेस करता आ रहा है तो कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो कब तक बढ़ेगी, जब तक क्या नहीं आ जाता है इक्विवेलेंस पॉइंट। देखो यहां कंडक्टिविटी किस किस की वजह से होगी, CH3COOH प्लस CH3COONA की वजह से। अब इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्या होगा, अब आप देखो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्या होगा, सारा का सारा CH3COH CH3CONA में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा आयनाइज होगा। और इसमें फिर आप NaOH और ऐड कर रहे हो, NaOH खुद स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, साथ में OH माइनस देगा, हाई मोबिलिटी वाला आयन। इसके बाद कंडक्टिविटी क्या होगी, और बढ़ेगी। अब कंडक्टिविटी किस किस की वजह से होगी, CH3COONA प्लस साथ में NaOH की वजह से। बन गया ग्राफ, है ना, आसान है ना, यही करना होता है, कुछ याद नहीं रखना होता। केस देखो, रिलेट करो, देखो क्या चेंज आ रहा है, क्या बदल रहा है। तो यहां पे ये मुझे देखना, वीक है स्ट्रॉन्ग है, तो दिखा मुझे कि वीक को स्ट्रॉन्ग ने रिप्लेस किया है ना। चलो अभी भी कहानी खत्म नहीं, एक और केस लेते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी आएगी। थर्ड केस, टाइट्रेशन ऑफ वीक, चलो ऐसे लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, ठीक है, एक केस ये लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे HCl हो गया, है ना, और वीक बेस लेट से NH4OH हो रहा है। चलो देखते हैं यहां पे क्या फर्क पड़ता है। तो आप देखो फिर से वही ग्राफ तो प्लॉट ही करना है अपने को। इधर क्या आएगा, लैम्डा m, और इधर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ NaOH, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में सिर्फ HCl होगा, तो यहां से ग्राफ शुरू होगा। अब देखते हैं बढ़ेगा कम होगा क्या होगा, वो हमें देखना है यहां पर। तो देखना शुरू करते हैं। HCl की रिएक्शन आप करवा रहे हो NH4OH से, तो इससे क्या बनेगा, NH4Cl प्लस H2। तो ये वही 5 मोल्स, ये 1 मोल, तो ये खत्म हो जाएगा, ये बचेगा 4 मोल्स, तो 4 मोल HCl बचा और आपके पास 1 मोल क्या बन जाएगा, NH4Cl बन जाएगा। अब एक चीज पे ध्यान देना, HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, NH4Cl वाटर सोल्युबल सॉल्ट है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है। अब क्या देखोगे, हाँ मोबिलिटी देखो, दिख रहा है कहीं पे मोबिलिटी का कुछ इशू। देखो यहां पर 5 मोल H प्लस थे, अब 4 मोल बचे हैं, तो यहां पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि 1 मोल H प्लस इज रिप्लेस्ड बाय 1 मोल NH4 प्लस। आपने 1 मोल H प्लस को 1 मोल NH4 प्लस से रिप्लेस कर दिया है। बताओ, है ना, हाई मोबिलिटी वाले को लो मोबिलिटी रिप्लेस कर दिया तो कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो जब हाई मोबिलिटी वाला लो मोबिलिटी वाले को रिप्लेस करेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू होगी। कब तक, जब तक आप कहां नहीं आ जाते हो, इक्विवेलेंस पॉइंट तक।
अब देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां पर आने वाली है, बहुत ध्यान से देखना, सुनना और समझना। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ NH4Cl बचेगा जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब अगर आपने उसके बाद भी और ऐड किया तो आप ऐड कर रहे हो NH4OH। जरा ध्यान से देखें, ध्यान से, NH4 प्लस NH4Cl, NH4 प्लस है यहाँ पर, ये वीक बेस और ये वाटर सॉल्युबल सॉल्ट। ये क्या करेगा, इसके ऊपर लगाएगा कॉमन आयन इफेक्ट। क्या लगाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट। और ये आप अच्छे से जानते हो इसके कॉमन इफेक्ट की वजह से इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कम हो जाएगी। ये पहले से ही वीक बेस है और कॉमन आयन की वजह से ये और कम डिसोसिएट होगा। तो इस केस में क्या होगा, आपने जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो आपने NH4OH डाला उसके डालने से आपको NH4 प्लस एक्वस मिलेगा और साथ में OH माइनस एक्वस मिलेगा, लेकिन कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। मतलब NH4OH बहुत कम आयनाइज होगा। अगर NH4OH बहुत कम आयनाइज होगा तो वो बहुत कम नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेगा। अगर वो बहुत कम नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेगा तो उसकी वजह से कंडक्टिविटी में आपको कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नजर नहीं आएगा। मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद इसकी जो कंडक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो देखो यहां से यहां तक जो कंडक्टिविटी है वो किसकी वजह से हुई, HCl प्लस NH4Cl की वजह से, और यहां किस किस की वजह से रहेगी, NH4Cl प्लस NH4OH की वजह से। सही है। तो इस तरह से आप देखें ये टाइट्रेशन ग्राफ बना सकते हैं। सिचुएशन को मॉनिटर करना, याद कुछ नहीं रखना, आपको देखना है कि कौन किसको रिप्लेस कर रहा है, उसके रिप्लेस करने से क्या फर्क पड़ रहा है। मोबिलिटी बढ़ रही है, मोबिलिटी कम हो रही है, आयनाइजेशन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, सेम रह रहा है, इन्हीं कंडीशंस को आपको एनालाइज करना है। तो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस चीज को। देखें क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है बाकी सारे केसेस से बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमने क्या सीखा उसको हम यहाँ पर अप्लाई करना सीख रहे हैं, ठीक है। चलिए देखें, आप कह रहे हो कि AgNO3 was added to an aqueous NH4Cl solution gradually। AgNO3 को आपने NH4Cl में ऐड किया है, तो देखो रिएक्शन क्या होगी, ये जो आपका NH4Cl है ये AgNO3 से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, AgCl। और ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि भैया AgCl का तो व्हाइट PPT बनता है, प्लस साथ में क्या बन जाएगा आपके पास NH4NO3। अब एक चीज पे आप ध्यान देना, कुछ लोग क्या होते हैं बिल्कुल ही सीधे चलते हैं। सीधे का मतलब बोलेंगे AgCl प्रेसिपिटेट हो गया, प्रेसिपिटेट हो गया तो सोल्यूशन से बाहर चला गया, सोल्यूशन से बाहर चला गया तो नंबर ऑफ आयंस कम हो गए, नंबर ऑफ आयंस कम हो गए तो कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। लो बेड़ा गर्क हो गया, यहीं पे गलत कर दिया। अरे नहीं, ऐसे नहीं देखते, ऐसे देखते हैं। देखो आपने AgNO3 को NH4Cl में ऐड किया है, तो मान लो इसके आपके पास कुछ 5 मोल्स थे, मैं ऊपर लिख रहा हूं, और आपने इसका 1 मोल ऐड किया, तो अल्टीमेटली ये तो हो जाएगा 0। फाइनली सोल्यूशन में आपके पास 4 मोल तो बचेगा NH4Cl। ये प्रेसिपिटेट है, ये आउट ऑफ सोल्यूशन चला जाएगा, बात ही मत करो। लेकिन देखो इसके 1 मोल से आपको NH4NO3 भी कितना मिलेगा, 1 मोल, तो साथ में आपको 1 मोल NH4NO3 मिल गया। ये रिएक्शन के बाद की सिचुएशन। अच्छा, रिएक्शन से पहले की सिचुएशन क्या थी, वो ये थी कि आपको 5 मोल तो मिल रहे थे NH4 प्लस और 5 मोल ही आपके पास Cl माइनस थे। क्या बदला, देखो NH4 प्लस तो अब भी 5 मोल ही है, बदला कौन, Cl माइनस NO3 माइनस। मतलब यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि 1 मोल Cl माइनस इज रिप्लेस्ड बाय 1 मोल NO3 माइनस। 1 मोल Cl माइनस को 1 मोल NO3 माइनस ने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब भैया अगर NO3 माइनस की मोबिलिटी ज्यादा है तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कम है तो कम होगी, सेम है तो कांस्टेंट रहेगी। अब मैं कैसे पता करूं कि Cl माइनस और NO3 माइनस में किसकी मोबिलिटी ज्यादा है और किसकी कम है। ये बड़ी बोलते हैं ना विचित्र सी सिचुएशन आ चुकी है मेरे सामने, बड़ी डिलेमा वाली सिचुएशन है कि Cl माइनस NO3 माइनस में किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। अब कुछ लोग बोलेंगे कि NO3 माइनस बड़ा है तो उसकी मोबिलिटी कम होगी। कैसे पता, डेटा चाहिए, बिना डेटा की बात नहीं कर सकते। तो यहां आपको लगाना होगा दिमाग। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सॉल्ट ब्रिज जरूर पढ़ा होगा, पढ़ा है, बोलो हाँ। सॉल्ट ब्रिज में आपने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भी पढ़ा होगा, पढ़ा है, बोलो हाँ। हाँ, उस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन और एनायन, हाँ, दोनों की मोबिलिटी क्या होती है, सेम। जानते हो ना आप लोग, नहीं जानते तो आज जान जाओ।
इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके कैटायन और एनायन दोनों की मोबिलिटी क्या होती है, सेम होती है। तो मैं आपके सामने एग्जांपल लिखता हूं, हो सकता है आपको याद हो, नहीं हो तो ध्यान रखें। सॉल्ट ब्रिज में जो हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो होता है KCl या फिर KNO3 या फिर NH4Cl, है ना, या फिर NH4NO3, ये सभी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल्स हैं। तो आप देखो, अगर KCl एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है तो भैया मोबिलिटी ऑफ K प्लस जो है वो अप्रोक्सीमेटली मोबिलिटी ऑफ Cl माइनस के बराबर होगी। अगर KNO3 इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है तो मोबिलिटी ऑफ K प्लस जो है वो मोबिलिटी ऑफ NO3 माइनस के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी। अब देखो, अगर K प्लस की मोबिलिटी Cl माइनस के बराबर है और K प्लस की मोबिलिटी NO3 माइनस के भी बराबर है, हाँ, तो मोबिलिटी ऑफ Cl माइनस जो है वो अप्रोक्सीमेटली मोबिलिटी ऑफ NO3 माइनस के भी बराबर होगी। अगर ऐसा हुआ तो जिसने जिसको रिप्लेस किया दोनों की मोबिलिटी सेम है, तो कंडक्टेंस क्या रहने वाली है, कंडक्टिविटी सेम रहने वाली है। तो शुरुआत में जो कंडक्टिविटी है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी। कब तक? इक्विवेलेंस पॉइंट तक। इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद क्या होगा? इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ NH4NO3 बचेगा, और अब उसमें अगर आप क्या ऐड कर रहे हो, और AgNO3, तो देखो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ऐसा कोई ग्राफ दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना? मुझे तो दिख रहा है। कौन सा? ये रहा, ऑप्शन नंबर 1। और यही मेरे इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने आपको 3 केस करवाए, लेकिन जो चौथा केस मैंने लिया वो सबसे डिफरेंट था। इसी तरह से इसमें, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना होता है, सिचुएशन को एनालाइज करो, ये देखो कि कौन किसको रिप्लेस कर रहा है और उससे सोल्यूशन पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। आप बड़ी आसानी से कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस के साथ डील कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग।